Hello friends, this is Hitesh sir here. I welcome you to our online class. So बेटा हम लोगों ने इकोनॉमिक स्टार्ट किया था, उसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 डिमांड स्टडी किया था. सो कंटिन्यू करते हैं हमारे चैप्टर के साथ डिमांड. बेटा हम लोगों ने पिछले क्लास में व्हाट इज डिमांड वो स्टडी किया. हम लोगों ने स्टडी किया था कि डिज़ायर प्लस परचेजिंग पावर प्लस रेडीनेस टू पे, ये तीन चीज़ें होती है तो ही डिमांड मानी जाती हैं. फिर हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड स्टडी किया था. हम लोगों ने उसमें देखा था कि प्राइस और डिमांड का इन्वर्स रिलेशन होता है. प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है और प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है. अब गाइस पिछले क्लास से रिलेटेड बच्चों ने कुछ डाउट्स पूछे थे. कुछ बच्चों ने कहा कि सर जो टॉपिक हमने स्टडी किया था लॉ ऑफ डिमांड, उसमें हम लोगों ने डिमांड कर्व बनाया था तो वो नेगेटिव स्लोप कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग नेगेटिव स्लोप टॉपिक कैसा है, थोड़ा डिटेल में समझाइए. सो इसलिए वो भी आज फिर से समझा रहा हूँ. डाउनवर्ड स्लोप डिमांड कर्व कैसा रहता है और उसके साथ कंपैरिजन के लिए अपवर्ड स्लोपिंग भी करवा रहा हूँ. तो अपवर्ड स्लोप डाउनवर्ड स्लोप दोनों डायग्राम्स आपको बताऊंगा तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा. और फ्रेंड्स हम लोगों ने एक टॉपिक स्टडी किया था व्हाई देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन क्यों है, उसके दो रीजंस हमने स्टडी किए थे. एक था सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, दूसरा था इनकम इफेक्ट. उसमें भी बच्चों ने कहा कि सर इनकम इफेक्ट थोड़ा कम समझ में आ रहा है, उसको थोड़ा और अच्छे तरीके से हमको पता करना है. तो उसके लिए भी आपको एक एग्जांपल आज दे रहा हूँ. तो बेटा पहले जो इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है और डाउनवर्ड स्लोपिंग अपवर्ड स्लोपिंग है वो टॉपिक कवर करते हैं और उसके बाद आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं. ठीक है गाइस. सो देखते हैं हम लोग पहले डाउनवर्ड स्लोपिंग और अपवर्ड स्लोपिंग. सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम लोग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व से. जो नेगेटिव स्लोप था मैंने बताया था डिमांड कर्व का, डाउनवर्ड स्लोप किस तरीके से है और अपवर्ड स्लोप किस तरीके से होता है वो भी हम लोग स्टडी कर लेते हैं कंपेरिजन के लिए, ताकि ये कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए. सो बेटा अब हम लोग लॉ ऑफ डिमांड वाला ही डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाएंगे डिमांड का. हमारे पास दो एक्सिस रहेंगे, एक्स और वाई एक्सिस. ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पे रहेगा प्राइस. ठीक है, हमेशा की तरह. अब ये क्वांटिटी डिमांडेड और ये हो गया प्राइस. सो बेटा ये इमेजिनरी फिगर्स है, मतलब ये ऐसे ही हम लोगों ने रैंडमली नंबर्स ले लिए हैं. आप कोई भी नंबर्स लिख सकते हैं. जैसे मैंने पहले बताया सिर्फ कॉन्सेप्ट पर फोकस करना. प्राइस कम होता जाएगा तो डिमांड बढ़ती जाएगी. ठीक है. सो 15 रुपीज़ प्राइस पे डिमांड थी 10 यूनिट्स की. 13 रुपीज़ प्राइस हो गया, 2 रुपये कम हो गया प्राइस तो डिमांड बढ़कर हो गई 20 यूनिट्स की. प्राइस और कम होकर 11 हो गया तो डिमांड हो गई बढ़ के 30 यूनिट्स की. फाइनली प्राइस और कम हुआ 9 रुपीज़ हो गया तो डिमांड बढ़ के हो गई 40 यूनिट्स की. ए बी सी डी. ठीक है. अब इन चारों पॉइंट्स को हम लोग मर्ज करते हैं तो हमको एक कर्व मिलता है एंड दिस इज नोन एज डिमांड कर्व. ठीक है, यहाँ पर हमने डी डिनोट किया है इस कर्व को, डी फॉर डिमांड कर्व. सो यू कैन सी दैट दिस इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. बेटा ये ऊपर से नीचे की साइड जा रहा है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग है. ठीक है, नेगेटिव स्लोप बोलते हैं इसको. अब बात करते हैं बेटा अपवर्ड स्लोपिंग कर्व की, जो डिमांड में नहीं आता है सप्लाई में आता है. नेक्स्ट चैप्टर में आएगा वो, लेकिन फिर भी कंपैरिजन के लिए मैं एक बार बता देता हूँ आपको. सो बेटा अपवर्ड स्लोप के लिए फिर से हम लोग दो एक्सिस बनाते हैं, एक्स और वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पे सप्लाई हो जाएगा डिमांड की जगह और वाई एक्सिस पे प्राइस. ठीक है, ये हम लोगों ने इमेजिनरी नंबर्स भी लिख दिए यहाँ पर. अब बेटा डिमांड और प्राइस एंड डिमांड का इनवर्स रिलेशन होता है, उल्टा रिलेशन होता है. प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है. ठीक है, ये हमने पढ़ा था. लेकिन प्राइस और सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन होता है. डायरेक्ट रिलेशन मतलब सीधा रिलेशन. प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम हो जाएगा तो सप्लाई कम हो जाएगा. सो वो पॉजिटिव रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन. उसके हिसाब से ही हम चलेंगे. सो पहले प्राइस 10 रुपीज़ था, सप्लाई 200 यूनिट्स था. यहाँ पर एक पॉइंट बन जाता है. अब प्राइस बढ़ गया 20 रुपीज़ हो गया तो सप्लाई बढ़ के 400 यूनिट्स हो जाता है. यहाँ पर एक पॉइंट बन जाता है.
प्राइस 30 रुपीज़ हो गया बढ़ के, तो बेटा सप्लाई भी बढ़ जाएगा, 600 यूनिट्स हो जाएगा। यहाँ पर एक और पॉइंट बनेगा, प्राइस बढ़ के 40 रुपीज़ हो गया तो सप्लाई भी बढ़ के 800 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक और पॉइंट बनेगा। फाइनली प्राइस बढ़ के 50 रुपीज़ हो गया तो सप्लाई बढ़ के 1000 यूनिट्स हो गया। यहाँ पर एक और पॉइंट। ठीक है, अब बेटा जैसे जैसे प्राइस बढ़ता रहा सप्लाई बढ़ता रहा। वो इसलिए होता है बेटा, अगर प्राइस बढ़ेगा तो बिजनेसमैन को, सप्लायर को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, इसलिए वो सप्लाई ज़्यादा करेगा, वो सेल ज़्यादा करेगा। ठीक है, अब बेटा ये सारे पॉइंट्स को हम लोग मर्ज कर देते हैं, हमको एक कर्व मिलता है विच इज नोन एज सप्लाई कर्व। नाउ यू कैन सी दिस कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, नीचे से ऊपर जा रहा है बेटा, लेफ्ट टू राइट ये डायरेक्शन, बट दिस इज अपवर्ड स्लोपिंग। आया समझ में बेटा? अपवर्ड स्लोपिंग है, पॉजिटिव स्लोप बोलते हैं इसको। सो डिमांड कर्व कैसा होता है बेटा? डाउनवर्ड स्लोपिंग नेगेटिव कर्व। क्या बोलते हैं बेटा उसको? डाउनवर्ड स्लोपिंग नेगेटिव कर्व। और सप्लाई कर्व कैसा होता है? अपवर्ड स्लोपिंग पॉजिटिव कर्व। आया समझ में बेटा? ठीक है, अब एक और टॉपिक हम लोगों ने पहले पढ़ा था उसकी तरफ बढ़ते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को डाउट था। सो बेटा दिस इज व्हाट वी हैड स्टडीड अर्लियर, व्हाई देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन क्यों है, उसके हमने दो रीजंस पढ़े थे। फर्स्ट वन वाज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड सेकंड वन वाज इनकम इफेक्ट। ठीक है, हम लोग इसको विद एग्जांपल स्टडी कर लेते हैं। थियोरेटिकली तो स्टडी किया था, अब एग्जांपल के साथ स्टडी करते हैं तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। पहले बात करते हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की। हम लोग दो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स यहां पर रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल थम्स अप एंड पेप्सी। ठीक है बेटा, ये दो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं। अब क्या होगा बेटा, सपोज थम्स अप का प्राइस कम हो गया। अब बेटा थम्स अप का प्राइस कम हो गया, इसकी वजह से क्या हुआ, कुछ पेप्सी के कंज्यूमर्स थम्स अप की तरफ शिफ्ट हो गए, सभी नहीं। देयर वुड बी चांसेस, कुछ लोग अब तक पेप्सी कंज्यूम कर रहे हैं, बट देयर आर चांसेस कि many of the Pepsi consumers may shift to thumbs up because of its price fall। तो बेटा क्या हो गया, थम्स अप जैसे ही सस्ता हुआ, कुछ लोग पेप्सी से थम्स अप की तरफ चले गए, इसलिए थम्स अप की डिमांड बढ़ गई। हो गया बेटा इनवर्स रिलेशन, प्राइस कम हुआ और डिमांड बढ़ गई। दूसरे प्रोडक्ट के कंज्यूमर्स इस प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो गए, शिफ्टिंग ऑफ कंज्यूमर्स, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आया समझ में? ठीक है, अब बात करते हैं बेटा इनकम इफेक्ट की। सपोज बेटा थम्स अप की एक बोतल का प्राइस है ₹25 पर बोतल। हम लोग उसकी साइज की बात नहीं करेंगे, क्वांटिटी की, फिलहाल समझ लो 500 ml। चलो, सो 500 ml की बोतल का प्राइस है ₹25 पर बोतल। एज अ कंज्यूमर यू हैव 100 रुपीज, आपको ये पूरे 100 रुपये खर्च करने हैं। हाउ मेनी बोटल्स कैन यू बाय एट द रेट ऑफ 25 पर बोतल with having ₹100? So बेटा एज अ कंज्यूमर आप 25 रुपीज में 4 बोटल्स परचेस करोगे तो आपके 100 रुपये खर्च हो जाएंगे। ठीक है, आपके पास 100 रुपये हैं, आपको पूरे 100 रुपये खर्च करने हो तो 25 रुपीज वाली कितनी बोटल्स परचेस करोगे बेटा आप? 4। ठीक है, अब यहीं पर बेटा थम्सअप का प्राइस कम हो गया, ₹20 पर बोतल हो गया। 25 से कितना हो गया बेटा? ₹20। अब एज अ कंज्यूमर एट ₹100 हाउ मेनी बोटल्स कैन यू बाय? सो बेटा आप 20 रुपीज के हिसाब से 5 बोतल परचेस करोगे तब आपके 100 रुपये खर्च हो जाएंगे। आया समझ में? सो बेटा यही 100 रुपये में पहले आप कितनी बोटल्स परचेस कर रहे थे? 4, जब उसका प्राइस था 25। अब प्राइस कम हो गया तो आप कितनी बोटल्स परचेस कर रहे हो? 5। तो बेटा क्या हो गया, प्राइस कम होते ही डिमांड बढ़ गई। इसको बोलते हैं परचेजिंग पावर बढ़ जाना। क्या बोलते हैं बेटा? इंक्रीज इन परचेजिंग पावर। दिस इज इनकम इफेक्ट। आया समझ में बेटा? पहले सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, पेप्सी वाले लोग थम्सअप पे आ गए। दूसरा थम्सअप के लोगों ने ही, थम्सअप वाले कंज्यूमर्स ने ही थम्सअप की डिमांड बढ़ा दी प्राइस कम होने की वजह से। दिस इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट। आया समझ में बेटा? दोनों टॉपिक्स जो पहले हमने स्टडी किया हुआ था। अब मूव ऑन करते हैं हमारे आज के टॉपिक्स की तरफ।
सो बेटा हमारा आज का टॉपिक है चेंज इन डिमांड। डिमांड में जो चेंज आता है वो 2 रीजंस की वजह से आता है। वैसे हमने डिटर्मिनेंट्स में 6 रीजंस पढ़े थे, 6 फैक्टर्स थे जो डिमांड को अफेक्ट कर रहे थे, लेकिन इसको क्लासीफाई 2 फैक्टर्स में किया जाता है। देखते हैं कैसे होता है ये सब। सो बेटा अब ये चेंज इन डिमांड को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम लोग मूव ऑन करते हैं हमारे पिछले क्लास की तरफ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की तरफ। हम लोगों ने 6 डिटर्मिनेंट स्टडी किए थे, आपको याद होता हूँ। सबसे पहला था प्राइस, फिर था नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, देन कंज्यूमर्स इनकम, देन प्राइसेस ऑफ अदर कमोडिटीज, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस, एंड फाइनली कंज्यूमर्स टेस्ट। सो बेटा ये 6 फैक्टर्स है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है बेटा चेंज इन डिमांड। अब क्या होगा बेटा, ये चेंज इन डिमांड में हम लोग ये सारे फैक्टर्स को क्लासीफाई करते हैं 2 पार्ट्स में। सबसे पहला पार्ट है प्राइस और दूसरा पार्ट हो जाएगा फैक्टर्स अदर देन प्राइस। अब बेटा डिटर्मिनेंट्स पे ध्यान दो, जो ये फैक्टर्स दिए हुए हैं प्राइस के अलावा, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स इनकम, प्राइसेस ऑफ अदर कमोडिटीज, एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइस एंड कंज्यूमर्स टेस्ट, ये सारे फैक्टर्स इस ग्रुप में आ जाएंगे। अब फैक्टर्स अदर देन प्राइस में आया समझ में। सो बेटा प्राइस एक अकेला इंडिविजुअल फैक्टर होगा जो डिमांड को अफेक्ट करेगा और बाकी सारे फैक्टर्स आएंगे फैक्टर्स अदर देन प्राइस में। ठीक है, अब देखते हैं बेटा चेंज इन डिमांड को। 2 फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डिमांड, 2 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डिमांड को। कौन से बेटा? प्राइस एंड फैक्टर्स अदर देन प्राइस। वैसे तो बेटा हमने 6 फैक्टर्स पढ़े थे, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने उनको क्लासीफाई किया 2 ग्रुप्स में। एक प्राइस अकेला इंडिविजुअल हो गया और दूसरा फैक्टर्स अदर देन प्राइस हो गया। अ कंज्यूमर्स डिमांड सपोज टू इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू चेंज इन प्राइस इज शोन ऑन द सेम कर्व। अब बेटा सिर्फ प्राइस की वजह से डिमांड कम ज्यादा हुई, सिर्फ प्राइस फैक्टर की वजह से डिमांड कर्व ज्यादा होती है तो एक ही कर्व डिमांड बनता है, एक ही डिमांड कर्व पे वो बता दिया जाता है। ठीक है, डिमांड का एक ही कर्व बनेगा उस पर। हम लोगों ने डिमांड कर्व पहले बनाया हुआ था बेटा, ठीक है, प्राइस से रिलेटेड। सो एक ही कर्व पे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। बट एज प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट एंड क्वांटिटी डिमांडेड increases or decreases due to other factors, it is explained by different demand curves। अब बेटा क्या होगा, प्राइस को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे किसी फैक्टर की वजह से अगर डिमांड में कम ज़्यादा हुआ तो उसके लिए एक डिमांड कर्व नहीं बनेगा बेटा। डिमांड को चेंज होते ही डिमांड कर्व भी चेंज होते रहेंगे। तो जितनी बार डिमांड में चेंज आएगा उतनी बार डिमांड कर्व बनेगा फिर। ठीक है, अब वो कैसे बनेगा हम लोग वो स्टडी करते हैं बेटा। सो बेटा अब देखते हैं व्हेन द डिमांड चेंजेस विथ चेंज इन प्राइस इज शोन ऑन द सेम कर्व। प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आता है तो वो एक ही कर्व पे आता है। देखते हैं कैसे। वही बेटा एक्स और वाई एक्सिस बनाएंगे हम। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पे प्राइस। ये हम लोगों ने इमेजिनरी नंबर्स लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, वही फिर से कॉन्सेप्ट बेटा। 15 रुपीज़ प्राइस पे डिमांड थी 10 यूनिट्स की, प्राइस कम हो गया 13 रुपीज़, डिमांड बढ़ गई 20 यूनिट्स हो गई। प्राइस कम हो के हो गया 11 रुपीज़, डिमांड बढ़ के हो गई 30 यूनिट्स की। फाइनली प्राइस कम हो के हो गया बेटा 9 रुपीज़, डिमांड बढ़ के हो गई 40 यूनिट्स की। यही ए, बी, सी एंड डी 4 पॉइंट्स मिले हमको बेटा और ये बन गया हमारा डिमांड का। ठीक है, अब बेटा प्राइस की वजह से अगर प्राइस बढ़ जाए और डिमांड कम हो जाए, प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो जाए, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, प्राइस बढ़ जाता है और डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और प्राइस कम होते ही डिमांड बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं एक्सपांशन। अब देखिए डायग्राम में बेटा, जैसे ही हम 9 रुपीज़ पे आ गए, प्राइस कम कर दिया तो डिमांड बढ़ के हो गई 40 यूनिट्स की। ठीक है, डी पॉइंट पे बेटा, तो इसको बोलते हैं एक्सपांशन ऑफ डिमांड। सो प्राइस की वजह से डिमांड कम ज़्यादा हो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। द चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्राइस इज कंसिडर्ड एज एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, प्राइस कम
हो गया तो डिमांड बढ़ जाएगी, ये डिमांड बढ़ गई तो इसको बोलेंगे एक्सपांशन। प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो गई तो उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखना एक ही फैक्टर है प्राइस, तो डिमांड का भी एक बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा प्राइस को कांस्टेंट रख दो। प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट एंड क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस ड्यू टू अदर फैक्टर्स इज एक्सप्लेन्ड बाय डिफरेंट डिमांड कर्व्स। अब बेटा यहाँ पे डिमांड में जितना चेंज आएगा अलग अलग डिमांड कर्व्स बनेंगे। ठीक है, सपोज ये दो एक्सिस हमारे हैं बेटा, एक्स और वाई एक्सिस, क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस, एंड दीज आर द इमेजिनरी फिगर्स ऑफ दिस। अब बेटा क्या होगा, सपोज at the price of ₹11 we have the demand of 30 units. ठीक है, at the price of ₹11 we have demand of 30 units. So here we make the demand curve जहां पे दोनों का इंटरसेक्ट होगा प्राइस और डिमांड का। ठीक है बेटा, अब हमको एक डिमांड कर्व मिला है, इसको हम रखेंगे नाम DD। DD इज द डिमांड कर्व। ठीक है, अब बेटा एट द सेम प्राइस एट ₹11 द डिमांड डिक्रीजेस। डिमांड अगर कम हो गई 20 यूनिट्स हो गई, कोई भी दूसरा फैक्टर समझ लो ना बेटा, से फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। पहले कंज्यूमर ज्यादा थे 30 थे तो डिमांड भी 30 यूनिट्स की थी, अब कंज्यूमर्स कम हो गए तो उतना ही प्राइस पे डिमांड कम हो गई। प्राइस में कुछ भी चेंज नहीं किया है, वैसे प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है। यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट रहा, ₹11 ही रहा, लेकिन फिर भी डिमांड कम हो गई, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कम हो गए तो डिमांड कम हो गई। ठीक है, सो जैसे ये डिमांड कम हुई तो बेटा क्या हो गया, डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर इंटरसेक्शन पे एक डिमांड कर्व बनेगा, न्यू डिमांड कर्व है तो D1 D1। ठीक है, अब बेटा इसी ₹11 पे सपोज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ गए, 40 हो गए। अच्छा, ये जो डिमांड कम हुई इसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, डिक्रीज इन डिमांड। सो अ फॉल इन डिमांड ड्यू टू एनी अदर फैक्टर एक्सेप्ट प्राइस। प्राइस के अलावा कोई भी दूसरे फैक्टर की वजह से डिमांड कम हो जाए तो उसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। अब मैं बता रहा था बेटा, सपोज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ गए और डिमांड हो गई 40 यूनिट्स की, तो एक और डिमांड कर्व बनेगा बेटा हमारे पास D2 D2। ठीक है, ये शिफ्ट को हम बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, सो बेटा ध्यान रखना, सिर्फ प्राइस की वजह से डिमांड कम ज्यादा हो जाए तो वो होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन ऑफ डिमांड। सिर्फ प्राइस की वजह से डिमांड कम ज्यादा हो जाती है, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन ऑफ डिमांड। फैक्टर्स अदर देन प्राइस की वजह से डिमांड कम ज्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं डिक्रीज एंड इंक्रीज इन डिमांड, और उसको शो करने के लिए हमको अलग अलग डिमांड कर्व्स बनाने पड़ेंगे। फिर आया समझ में बेटा कैसे बनता है, ये इजी है बहुत, है ना। अब बेटा हमारे लिए नया टॉपिक आया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेटा लॉ ऑफ डिमांड क्या बता रहा था आपको, हमने स्टडी किया था लॉ ऑफ डिमांड पहले, तो वो क्या बता रहा था, लॉ ऑफ डिमांड बता रहा था बेटा प्राइस कम करोगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। वो इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहा था बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, ऐसा ही था ना बेटा। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड में एक लिमिटेशन है, उसकी एक कमी है। लिमिटेशन ऐसी है कि लॉ ऑफ डिमांड बेटा आपको ये बता सकता है प्राइस कम कर दो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं बता सकता है कि कितना प्राइस कम करने पर कितनी डिमांड बढ़ेगी। ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं बता सकता है आपको, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड बताएगा प्राइस कम करते हो डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन 10 रुपए कम करने पे कितनी डिमांड बढ़ेगी, 20 रुपए कम करने पे कितनी डिमांड बढ़ेगी, ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताएगा आपको। सो द लॉ ऑफ डिमांड presents inverse relation between price and demand, but it fails to explain the proportional change in demand caused by change in price। तो बेटा वो ये आपको नहीं बता सकता कि इतना प्राइस कम करने पे इतनी डिमांड बढ़ेगी, वो ये आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं बता सकता लॉ ऑफ डिमांड। देयर इज अ मेथड कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टू मेजर सच चेंज। इलास्टिसिटी मतलब होता है बेटा पुलिंग। क्या होता है बेटा, पुलिंग, डिमांड में कितना कम ज्यादा होगा, ठीक है, बदलाव। अब बेटा वो इलास्टिसिटी आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट बता सकता है परसेंटेज में, नंबर्स में, जो लॉ ऑफ डिमांड नहीं बता सकता है।
सो बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ध्यान रखना बेटा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 3 टाइप्स हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो इनको डिटेल में स्टडी करते हैं बेटा। सबसे पहले बात कंटिन्यू करते हैं हमारे चैप्टर के साथ, डिमांड। बेटा हम लोगों ने पिछले क्लास में व्हाट इज डिमांड वो स्टडी किया। हम लोगों ने स्टडी किया था कि डिजायर प्लस परचेजिंग पावर प्लस रेडीनेस टू पे, ये 3 चीजें होती है तो ही डिमांड मानी जाती है। फिर हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड स्टडी किया था। हम लोगों ने उसमें देखा था कि प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशन होता है। प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है और प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। अब गाइस, पिछले क्लास से रिलेटेड बच्चों ने कुछ डाउट्स पूछे थे। कुछ बच्चों ने कहा कि सर जो टॉपिक हमने स्टडी किया था लॉ ऑफ डिमांड, उसमें हम लोगों ने डिमांड कर्व बनाया था तो वो नेगेटिव स्लोप कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग नेगेटिव स्लोप टॉपिक कैसा है, थोड़ा डिटेल में समझाइए। सो इसलिए वो भी आज फिर से समझा रहा हूँ, डाउनवर्ड स्लोप डिमांड कर्व कैसा रहता है, और उसके साथ कंपैरिजन के लिए अपवर्ड स्लोपिंग भी करवा रहा हूँ। तो अपवर्ड स्लोप डाउनवर्ड स्लोप दोनों डायग्राम्स आपको बताऊंगा तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। और फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक टॉपिक स्टडी किया था, व्हाई देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन क्यों है, उसके 2 रीजंस हमने स्टडी किए थे। एक था सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, दूसरा था इनकम इफेक्ट। उसमें भी बच्चों ने कहा कि सर इनकम। अब बेटा बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं है बेटा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के तो 3 टाइप्स थे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम लोग सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स की बात करें तो इसके 5 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इलास्टिक डिमांड, देन इनइलास्टिक डिमांड, देन यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देन इनफाइनाइट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और फाइनली जीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा 5 मार्क्स के लिए। लॉ ऑफ डिमांड और टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑप्शन में आने के पूरे चांस है 5 मार्क्स के लिए। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, 5 टाइप्स आपको एक्सप्लेन करने हैं विथ 5 डायग्राम्स। ठीक है, बहुत ही ईजी है, मैं समझा देता हूँ बेटा ये कैसे बनते हैं। लॉ ऑफ डिमांड 5 मार्क्स में आता है, उसमें आपको बेटा बताना पड़ता है लॉ ऑफ डिमांड क्या है। फिर आपको उसमें डिमांड शेड्यूल बनाना पड़ेगा जिसमें आपको नंबर्स बताने पड़ेंगे, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, फिर उसको डायग्राम में बताना है। फिर आपको लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शनल केसेस बताने हैं। ठीक है, 5 मार्क्स में। और टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपको ये 5 टाइप्स एक्सप्लेन करना है विद 5 डायग्राम्स। ठीक है, सो बेटा देखते हैं ये हर एक टाइप। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा इलास्टिक डिमांड की। ठीक है, When percentage change in demand is more than percentage change in price, it is elastic demand. बेटा प्राइस और डिमांड दोनों में चेंज आएगा, प्राइस और डिमांड दोनों में चेंज आएगा, बट चेंज इन डिमांड इज मोर, डिमांड में ज़्यादा चेंज होगा, प्राइस में थोड़ा सा चेंज आएगा, तो डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा, उसको बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। हेयर ई इज ग्रेटर देन 1, ई यानी इलास्टिसिटी। ठीक है, ई फॉर इलास्टिसिटी, चेंज, तो यहाँ पर चेंज 1 से ज़्यादा होगा क्योंकि डिमांड में चेंज ज़्यादा हो रहा है प्राइस से। बेटा ये 2 एक्सिस बनाते हैं हम लोग, एक्स और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे डिमांड और वाई एक्सिस पे प्राइस। ये हम लोगों ने डिमांडेड लिख दिया क्वांटिटी और ये लिखा पहले प्राइस ₹20। अब बेटा ये 20 रुपीज़ पे डिमांड है 10 यूनिट्स की। ठीक है, 20 रुपीज़ पे डिमांड है 10 यूनिट्स की। अब आप प्राइस थोड़ा सा कम कर दो, 18 रुपीज़ कर दो, 2 रुपये कम किया। 20 पे 2 रुपये कम किया मतलब 10% कम किया बेटा। 20 रुपीज़ का 10% निकालोगे तो 2 रुपये आ जाएगा। जैसे ही प्राइस 18 हुआ बेटा, डिमांड बढ़ के हो गई 30 यूनिट्स की सीधा। अब चेंज देखिए बेटा, प्राइस में कितना कम चेंज है और डिमांड में कितना बड़ा चेंज है। ये इसका डिमांड कर्व बनेगा डी। ठीक है, थोड़ा बेंड, ठीक है, बेंड रहेगा डिमांड कर्व। जैसे आप इधर देखो बेटा, सिर्फ 10% का चेंज आ रहा है प्राइस में और डिमांड में इतना बड़ा चेंज 200% का। 10 से 30 हो गया मतलब 200% हो गया बेटा, 10 से 20 हो गया मतलब 100% बढ़ा,
और 10 बढ़ा उस पर तो एक और 100% बढ़ गया, तो सीधा 200% बढ़ गया। ठीक है, सो क्या दिया बेटा, चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसको बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। ठीक है, डन, इतना ही आपको समझाना है। इलास्टिक डिमांड हो गया। अब बढ़ते हैं इन इलास्टिक डिमांड की तरफ। इलास्टिक का ऑपोजिट इन इलास्टिक, तो डिमांड में चेंज ज़्यादा था यहाँ पर तो उसमें कम हो जाएगा। सो हियर वी सी द इन इलास्टिक डिमांड when percentage change in demand is less than the percentage change in price, it is an elastic demand। डिमांड में चेंज कम होगा प्राइस के कंपेयर में। ठीक है, दोनों में चेंज आ रहा है लेकिन डिमांड में चेंज कम होगा। हेयर इज लेस देन 1, इलास्टिसिटी 1 से कम आनी चाहिए, इसका आंसर 1 से कम आता है। ठीक है, सो बेटा ये हमारे पास फिर से दो एक्सिस हो गए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड और यहाँ पर हो गया प्राइस। ठीक है बेटा, ये दीज आर द नंबर्स। अब 20 रुपीज़ पे बेटा 10 यूनिट्स की डिमांड थी, एट द प्राइस ऑफ रुपीज़ 20 10 यूनिट्स की डिमांड थी। प्राइस 20 से 10 हो गया, डिमांड बढ़ के हो गई 12 यूनिट्स की। ठीक है, डिमांड बढ़ के हो गई 12 यूनिट्स की। अब बेटा ये डिमांड का बनेगा डी थोड़ा सा स्ट्रेट। ठीक है, एकदम बेंड नहीं रहेगा, थोड़ा सा स्ट्रेट। यहाँ पर 20% डिमांड बढ़ी है, प्राइस 50% कम हो गया, प्राइस आधा हो गया ना बेटा, 20 से 10 50%, और डिमांड 10 से सिर्फ 12 हुई। कितना परसेंटेज बढ़ी, कितना परसेंटेज बढ़ी बेटा, 20% सिर्फ। ठीक है, सो परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस, डिमांड में कम चेंज आया है, प्राइस में बहुत चेंज आ गया था। ठीक है, इसको बोलते हैं एन इलास्टिक डिमांड। अब आएगा बेटा यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें बच्चे कुछ मिस्टेक भी करते हैं डायग्राम में, इनफैक्ट कुछ टीचर्स भी मिस्टेक कर देती है। मैं बताता हूँ क्या मिस्टेक होती है उनसे भी। व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इट इज यूनिट इलास्टिसिटी। बेटा डिमांड में चेंज और प्राइस में चेंज इक्वल ही रहेगा, परसेंटेज वाइज इक्वल है, नंबर्स वाइज नहीं बेटा, ध्यान रखना ये बात है ना बेटा, परसेंटेज वाइज चेंज इक्वल रहेगा। यही मिस्टेक कर देते हैं टीचर्स और स्टूडेंट्स। यूनिट इलास्टिसिटी बोलते हैं, यूनिट मतलब यूनिटी, दोनों में सेम यूनिटी है बेटा, सेम परसेंटेज के हिसाब से चेंज होंगे। ठीक है, हियर इज इक्वल्स टू 1। इलास्टिक में डिमांड में ज्यादा चेंज था तो ई वॉज ग्रेटर देन 1। इन इलास्टिक में डिमांड में कम चेंज था प्राइस के कंपेयर में, सो ई वॉज लेस देन 1। यहां पर प्राइस और डिमांड में सेम चेंज है तो ई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये दो एक्सिस बनाए बेटा हम लोगों ने, एक्स और वाई एक्सिस। ये डिमांडेड क्वांटिटी लिख दी और ये लिख दिया प्राइस। ठीक है, अब बेटा प्राइस 20 रुपीज़ पे डिमांड थी 10 यूनिट्स की। ठीक है, 20 रुपीज़ पे डिमांड 10 यूनिट्स। अब डिमांड प्राइस को कम कर दो, 10 रुपीज़ कर दो तो डिमांड हो जाएगी 15 यूनिट्स की। यहाँ पर मिस्टेक करते हैं बेटा बच्चे और काफ़ी सारे टीचर्स, वो बोलते हैं दोनों में सेम चेंज है, सो प्राइस 20 से 10 हुआ तो डिमांड बढ़ के, पहली बात तो डिमांड बढ़नी चाहिए ना बेटा, तो डिमांड बढ़ के 10 से 20 हो जाएगी। बेटा नंबर्स वाइज सेम नहीं होना चाहिए, परसेंटेज वाइज सेम होना चाहिए। आप 20 से 10 कर रहे हो मतलब कितना परसेंटेज कम कर रहे हो बेटा, ये इसका कर्व बनाया हम लोगों ने, इसका कर्व थोड़ा सी शेप में रहेगा, ध्यान रखना बेटा, थोड़ा कर्व बैंड रहता है सी शेप में, ये इसका डिमांड कर्व। अच्छा मैं बात कर रहा था बेटा कि प्राइस में आपने 20 से 10 कर दिया तो कितना परसेंटेज कम किया बेटा, 20 से 10 मतलब आधा हो गया, 50% हो गया। 20 का 50% निकालोगे तो बेटा 10 रुपीज़ हो जाएगा। सो 50% प्राइस कम हुआ है तो डिमांड भी कितना परसेंटेज बढ़ना चाहिए, 50% बढ़ना चाहिए। सेम नंबर्स में नहीं बढ़ता है बेटा, परसेंटेज वाइज बढ़ता है। ऊपर फॉर्मूला में क्या दिया है, ऊपर इसकी डेफिनेशन में क्या दिया है, व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड। ठीक है, परसेंटेज चेंज पे फोकस करना बेटा। सो इसलिए अब हमारी डिमांड भी 10 पे 50% बढ़ा दो, मतलब 5 रुपये बढ़ा दो। 10 का 50% कितना होता है बेटा, 5 रुपये, आधा। सो 15 रुपीज़ हो जाएगा अब। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। काफ़ी सारे टीचर्स भी मिस्टेक कर देते हैं बेटा, 20 से 10, 10 से 20 कर देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है बेटा, इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट पे है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। अब आता है हमारा नेक्स्ट टाइप, इनफाइनाइट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनफाइनिटी चेंज, डिमांड में चेंज होता ही रहेगा, प्राइस चेंज करना ही नहीं है। नो चेंज इन प्राइस, ओनली चेंज इन डिमांड। ठीक है, व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इनफाइनाइट विदाउट चेंज इन प्राइस, इट इज इनफाइनाइट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेटा डिमांड में चेंज इनफाइनाइट है, विदाउट चेंज इन प्राइस, इस पे ध्यान रखना है। इन्फिनिटी में प्राइस को चेंज नहीं करना है, जो हम लोगों ने पढ़ा था ना बेटा, फैक्टर्स अदर देन प्राइस।
चेंज इन डिमांड में हमने पढ़ा था बेटा, फैक्टर्स अदर देन प्राइस वाला, डिमांड का शिफ्ट हो रहा था, ठीक है। तो ये दो एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पे एज यूजुअल प्राइस। अब बेटा प्राइस 10 रुपीज़ है तो डिमांड है 10 यूनिट्स की। अब इसी प्राइस पे डिमांड हो गई 20 यूनिट्स की, इसी प्राइस पे डिमांड हो गई 30 यूनिट्स की। 13 डिमांड का वो बन सकते हैं यहाँ पर। इसको बोलते हैं बेटा इनफाइनाइट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। विदाउट चेंजिंग द प्राइस द डिमांड शिफ्ट्स। ये दूसरे फैक्टर्स हो सकते हैं बेटा, मैंने बताया था, जैसे नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, 10 कंज्यूमर्स थे तो 10 यूनिट्स की डिमांड कर रहे थे, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ गए 20 हो गए तो 20 यूनिट्स बिक रहे हैं, उनकी डिमांड हो रही है। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स 30 हो गए तो 30 यूनिट्स की डिमांड हो गई। आया समझ में? सो विदाउट चेंजिंग द प्राइस देयर इज चेंज ओनली इन डिमांड, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अब आता है जीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब बेटा डिमांड में चेंज आएगा ही नहीं, सिर्फ प्राइस बदलता रहेगा, डिमांड उतनी की उतनी ही रहेगी। When percentage change in demand is nil as compared to change in price, it is zero elasticity of demand. Percentage change in demand is कैसा हो जाएगा बेटा? nil, मतलब जीरो, डिमांड में कोई चेंज नहीं, ओनली प्राइस चेंजेस, बस डिमांड उतनी की उतनी है। एक्स और वाई एक्सिस बेटा, क्वांटिटी डिमांडेड एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे प्राइस। अब बेटा 10 रुपीज पे डिमांड है 20 यूनिट्स की, ठीक है। एट द प्राइस ऑफ ₹10 डिमांड इज 20 यूनिट्स। 20 रुपीज प्राइस कर दिया, प्राइस बढ़ा दिया तो भी डिमांड वही है 20 यूनिट्स की। प्राइस बढ़ने के बाद भी डिमांड कम नहीं हो रही है। देखो बेटा, आया समझ में? डिमांड उतनी की उतनी है तो एक ही डिमांड की लाइन बनेगी बस। तो यहाँ पे बेटा वर्टिकल लाइन बनती है डिमांड की, ठीक है। आया समझ में बेटा? जीरो इलास्टिसिटी। यहां पर बेटा क्या है, प्राइस चेंज होता रहेगा लेकिन डिमांड उतनी की उतनी ही रहेगी, डिमांड में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। सो बेटा दिस वाज द क्लास फॉर टुडे। बाकी के सारे टॉपिक्स, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी और इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से वीडियो देखिए, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो थोड़ा बैक जाके फिर से देखिए। कहीं पर भी कुछ डाउट हो, गिव मी अ कॉल। कुछ स्टूडेंट्स फ़ोन करके पूछ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स मैसेज करके पूछ रहे हैं डाउट्स। आई अप्रिशिएट कि वो लोग डाउट्स को सीरियसली लेते हैं और पूछ लेते हैं। आई रिक्वेस्ट टू ऑल द अदर स्टूडेंट्स, अगर नहीं समझ में आता है बेटा कोई टॉपिक, गिव मी अ कॉल एंड आस्क मी एट एनी टाइम। मेरा काम है बेटा आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना, आपको समझाना। यहाँ पर ऐसा नहीं है बेटा कि मेरे को इकोनॉमिक्स भी पढ़ाने आता है, प्लीज़ राजा करके मैंने तुम लोगों से फ़ीस ले ली बेटा बेटा बोल के, और फीस लेने के बाद आपको जैसा तैसा पढ़ा लिया इकोनॉमिक्स। ये बेटा दूसरे टीचर्स के यहाँ ऐसी चीटिंग होती है, मेरे यहाँ नहीं होती है। मेरे यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको। दूसरे टीचर सिर्फ अकाउंट्स को प्रमोट करेंगे, अकाउंट्स। एक बात मेरे को खाली सिंपल बता दो बेटा, आपके अकाउंट्स में 100 आए, स्टेट्स में 100 आए, इको ओसी इंग्लिश में आपकी सत्यानाश हो गई अगर मार्क्स की, तो क्या आपके परसेंटेज बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे बेटा। आया समझ में? तो दूसरे टीचर्स जो बोलते हैं कि हमको भी इको ओसी पढ़ाने आता है बेटा, मैं 4 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, इको ओसी, अकाउंट, स्टेट्स, फिर मेरे पास गुजराती वाले सर अलग आएंगे, कंप्यूटर वाले अलग आएंगे, इंग्लिश वाले अलग आएंगे, 4 जनों की टीम है, तो बेटा वो सब एक पुलिंग फैक्टर है तुम लोगों को पुल करने के लिए। एक बार तुम लोगों की फीस गई, फिर तुम लोगों की पढ़ाई भी गई, समझ लेना। उधर इको ओसी धुल जाएगा पूरा का पूरा बेटा, कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, सिर्फ फीस ले लेंगे बेटा। बड़ी बड़ी बातें करेंगे बेटा 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 करके, बेटा मेरे पास बच्चे सीए करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सारी फेंकते हैं बेटा बातें ऐसी। आपके पैसे ले लेंगे, फीस ले लेंगे, फिर आपके डाउट्स भी सॉल्व नहीं होंगे उधर। इसलिए बेटा अच्छी तरह पढ़ो और दिमाग से ये कॉन्सेप्ट निकाल दो कि एक टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता है। मैं ये सारे टीचर्स को रॉन्ग प्रूव कर दूंगा, अपने डेमो लेक्चर से ही आपको पता चल जाएगा। इकोनॉमिक्स का चैप्टर जैसे ही पूरा करेंगे बेटा ये वाला, फिर हम ओसी स्टार्ट करेंगे और फिर गुजराती हिंदी भी स्टार्ट करेंगे। डेमो हर एक सब्जेक्ट का आपको मिलेगा पहले, देन यू हैव टू डिसाइड। आया समझ में बेटा? पढ़ते रहो, घर पे रहो, आई रिक्वेस्ट, सेफ रहो अपनी फैमिली के साथ। और 11th कॉमर्स में आए हो, नई फील्ड है, नए सब्जेक्ट्स हैं, अच्छी तरह स्टडी करो बेटा, बहुत कुछ सीखने को है। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, इकोनॉमिक्स में आगे कंटिन्यू करेंगे इसको।
हमारे और 2 टाइप्स की इलास्टिसिटी बाकी है, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, और फिर इसके एमसीक्यूज और वन सेंटेंस क्वेश्चंस को भी स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।